हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के एक स्पेशल एग्जाम के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम पीवाईपी पेपर कवर करेंगे 2023 का एसएससी जीडी का। और ये जो पेपर है आपका गाइस, ये आपका 2023 में जो एग्जाम हुई थी उसका पेपर है। इसमें हम जीके के क्वेश्चंस टॉप कवर करेंगे और इससे आपको आइडिया लगेगा कि पहले इसका लेवल कैसा था, यानी किस तरह का एसएससी जीडी में जीके का पेपर आता है ना। और उसके अकॉर्डिंग हम आपको डिटेल एनालिसिस कवर करवाएंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि यहां से काफी सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। इससे अलावा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है, यानी कि थैंक्स गिविंग उत्सव है, जहां बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। ये जो उत्सव है कौन सा है, इसका राइट आंसर तो आपको पता चल ही चुका है, पोला महोत्सव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोला जो महोत्सव है ये महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है, जहां बेलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि खेती के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब हर एक क्वेश्चन की हम डिटेल आपको कवर करवाएंगे, ये सबसे ज्यादा आपकी जरूरी होती है। देखिए, ये जो पोला है ये कहाँ कहाँ का बेसिकली नृत्य है, उत्सव है। तो ये एक तो महाराष्ट्र का है, ये आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र। दूसरा आपका कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़, है ना, सीजी। दोनों राज्य का है, एमएच और सीजी। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों का ये एक उत्सव है जो बेलों के महत्व को स्वीकार करने के लिए बेसिकली मनाया जाता है। कृषि और खेती की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बेल माने जाते हैं, आप सभी को पता ही है। तो ये उनको ही सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और ये जो उत्सव है पोला महोत्सव, ये श्रावण मास में, देखिए यहाँ पर आपको बता दें, श्रावण मास में पिथोरी जो अमावस्या होती है उसके दिन मनाया जाता है, यानी उसके दिन पड़ता है। और पोला जो महोत्सव है साल भर खेतों में काम करने वाले बैलों को स्नान करवाकर उनको फिर सजाया जाता है, फिर उनके तिलक लगाकर पूजा करके और पूरन पोली खिलाकर उनका जश्न बेसिकली मनाया जाता है इस महोत्सव में। तो ये जो महोत्सव का नाम पोला महोत्सव है और इसको धन्यवाद ज्ञापन महोत्सव भी कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्पेशली मनाया जाता है। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। अगर अपन बात करें यहाँ पर काला घोड़ा कला महोत्सव की, तो ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। काला घोड़ा जो कला महोत्सव है ये दक्षिण मुंबई में, यानी कि भारत का जो दक्षिण मुंबई में एक ऐतिहासिक जिले का काला घोड़ा जो है इसमें आयोजित एक वार्षिक कला उत्सव है। ये क्लियर है, जिला है यहाँ पर काला घोड़ा, यहाँ पर ये आयोजित होता है। तो काला घोड़ा कला उत्सव ही इसका नाम रखा गया है। और ये जो त्योहार है बेसिकली 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। और ये फरवरी का जो पहला सोमवार होता है इससे शुरू होता है और इसका जो समापन होता है फरवरी के दूसरे रविवार को होता है। इस तरह की ये चीजें हैं। अगर अपन बात करें कि काला घोड़ा कला महोत्सव की जो शुरुआत है, ये त्योहार 1999 में, है ना, काला घोड़ा एसोसिएशन की गई ये जो त्योहार की स्थापना है काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा की गई थी 1999 में। ये याद रखिएगा, मुंबई में कला को बढ़ावा ये बेसिकली देता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा गुड़ी पड़वा की अगर अपन बात करें तो गुड़ी पड़वा जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में मनाया जाता है ना। चैत्र महीने के पहले दिन ये बेसिकली मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। भारतीय गुड़ी पड़वा का जो त्योहार है वसंत के आगमन को बेसिकली चिन्हित करते हुए मनाया जाता है और उपमहाद्वीप में मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए नए साल की शुरुआत का ये प्रतीक माना जाता है। ये जो है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र गोवा राज्य में मनाया जाता है खास करके, और इस पर्व को संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी जो है रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति जो है हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। सर्दियों के मौसम के अंत और नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक ये मकर संक्रांति माना जाता है। ये जो पर्व है भगवान सूर्य को समर्पित होता है और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जो सर्दियों के महीनों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति और पोला उत्सव, इन सभी को हमने आपको कवर करवा दिया है। आई थिंक आपके जितने भी डाउट होंगे वो यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। मास और मार्केसिया जो आते हैं ये आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी डिटेल में आपको कवर करवा दूं। वे छोटे स्थलीय पौधे होते हैं ब्रायोफाइटा, वे तने पत्ती जैसी संरचना और जड़ जैसी संरचनाओं के साथ शरीर के डिजाइन के
में भिन्नता दिखाते हैं। बेसिकली अलग अलग चीज़ें होती है। मास और मार्केंसिया दोनों एक प्रकार के पौधे होते हैं जो आते हैं जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये एक वर्ग है ब्रायोफाइटा, इससे संबंधित है मास और मार्केंसिया। ब्रायोफाइटा जो है ये असंवर्णी पौधे के वर्ग या समुदाय में से हैं, जिसमें लीवरवर्ट जैसे कि मार्केंसिया और हार्नवर्ट भी शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य की रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ये जो है मणिपुरी की है। मणिपुरी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जागोई मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक मानी जाती है। और मणिपुरी नृत्य की जो उत्पत्ति है ये उत्तर पूर्वी मणिपुर जो राज्य है मणिपुर में हुई थी। और यह अपनी मनोहर गतिविधियों, नाजुक हाथों के इशारों और जीवंत वेशभूषा के लिए स्पेशली जाना जाता है। याद रखिएगा, जागोई जो है मणिपुर के भीतर पारंपरिक नृत्य रूप माना जाता है और इसकी विशेषता है लयबद्ध कदमों का उपयोग, अभिव्यंजक चेहरे के भाव और कहानी कहने वाला तत्व। ये इसकी विशेषता है किसकी? मणिपुरी की। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी नृत्य है, जैसे कि सत्रिया आपका हो गया। तो सत्रिया जो नृत्य है ये सत्तारों और असम की सीमाओं से परे मान्यता और लोकप्रियता इसको प्राप्त है। असम के लिए स्पेशली इसको जाना जाता है सत्रिया जो लोक नृत्य है। बेसिकली ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है एक मंच प्रदर्शन कला के रूप में विकसित हुआ। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह प्रदर्शित किया जाता है। असम से इसका सीधा संबंध आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें ओडिसी की, क्लियर है? तो ओडिसी जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये पूर्वी भाग में ओडिशा राज्य में हुई है। नाम से ही क्लियर है, ओडिशा तो ओडिसी है ना। और ये भारत के सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक है जिसकी जड़ें प्राचीन काल से विशेष रूप से ओडिशा के मंदिर से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। बात करें कथक की, तो ये कथक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है देश के उत्तरी भाग में हुई है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राजस्थान भी आता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो ध्यान रखिएगा। और यह जीवंत और अभिव्यंजक नृत्य रूप है जो अपने जटिल कदमों का उपयोग, सुंदर संचलन और मुकाभिनय और इशारों के माध्यम से कहानी कहने के लिए जाना जाता है। कथक शब्द जो है संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कहानी या कहने की कला। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं, बस अर्थ है आपको डिटेल पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ईंधन के जलने से यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है, आप बताइए। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके इसको कम किया जा सकता है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने से यानी कि दक्षता में जैसे ही वृद्धि की जाएगी या बढ़ाई जाएगी, वास्तव में जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा खाद्यान्न में के उत्पादन में वृद्धि, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर यह 7वीं पंचवर्षीय योजना है। बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो राजीव गांधी के नेतृत्व में ये शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 1985 में इसको शुरू किया गया था और ये चली थी 1990 तक। 1985 से 90 तक ये चली थी। इस योजना के उद्देश्यों में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, उत्पादक रोजगार के अवसर और प्रौद्योगिकी की उन्नयन शामिल, ये सारे शामिल थे, उन्नयन है ना। योजना का जो उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य का और उत्पादकता पर ध्यान देने के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता इसमें मिली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर अपन बात करें कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था, तो 5.0% इसका लक्ष्य था, लेकिन इसने जो वृद्धि दर हासिल की ये कितने की? 6.01% इसने वृद्धि दर हासिल किया था। भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में, 1951 में शुरू की गई थी। तब से भारत ने 12 पंचवर्षीय योजना को देखा है। अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी भारत की, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ही थी और ये 2017 में समाप्त हुई थी। 2012 से 17 तक ये चली थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2022 में
कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित या कमीशन्ड किया है? सही जवाब यहां से हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 2 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 2 सितंबर 2022 को कोच्चि के एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के द्वारा नौसेना में इसको शामिल किया गया है ना। स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत ये हैं INS विक्रांत। इसके चालू होने से देश की समग्र समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? कौन आता है? तो समर्थ योजना ये आती है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, समर्थ योजना के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें विस्तार से। वस्त्र जो मंत्रालय है यह वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने के लिए समग्र योजना लागू इसने किया है। क्या क्या है? वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थ योजना को लागू किया है। यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण महत्व श्रृंखला को में 10 लाख युवाओं के कौशल विकास को लक्षित करता है ना। तो ये किसने किया है? मंत्रालय ने किया है, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी कोई भी एग्जाम हो, एक सिंगल एग्जाम नहीं होती जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अशोक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। 4 आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य राजा अशोक के शासनकाल में कलिंग का युद्ध जो है लड़ा गया था, आप सभी को बताइए। गाइस, अशोक के बारे में हम इंपॉर्टेंट जो डिटेल है वो आपको कवर करवा दें। देखिए, अशोक को देव नाम पिया, है ना, ये वर्ड है, याद रखिएगा, देव नाम पिया के नाम से भी जाना जाता है। पियादशी मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। कौन? अशोक। इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, और इनका जो शासनकाल है 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला था। एक बार जब वहां राजा बन गए थे तो उन्होंने विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, और अपने शासनकाल के 9वें वर्ष, ध्यान रखिएगा, अपने शासनकाल के 9वें वर्ष उसने कलिंग यानी कि वर्तमान ओडिशा जो आता है इसके साथ में युद्ध किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि मौर्य राजा अशोक ने अपने शासनकाल के यानी कि अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में कलिंग पर युद्ध किया था? तो 9वें वर्ष में किया था। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में उसने कलिंग के साथ युद्ध किया था। अशोक जो है 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के जो है 13 शिलालेख थे, इनमें कलिंग के युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि अशोक के कितने शिलालेखों में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? 13 शिलालेखों में मिलता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और इनके बारे में हम बता दें, जैसे कि इनके दो अशोक के बारे में अगर अपन जानकारी कवर करें तो सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि इनके अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं। इसके 2 प्रमुख स्रोत हैं, बौद्ध स्रोत और अशोक के फरमान। अशोक के जो शिलालेख है इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किस तरह से? एक होता है स्तंभ शिलालेख, दूसरा होता है प्रमुख शिलालेख, और तीसरा होता है लघु शिलालेख। तो 3 भागों में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव देश द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। भारत के संविधान के तहत भारत का सदैव एक राष्ट्रपति होगा। संविधान कौन सा कहता है? यह आर्टिकल अनुच्छेद 52 ये कहता है। अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक सदैव एक राष्ट्रपति होगा, यह कहता है, और उनके पास देश का सर्वोच्च निर्वाचित पद है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और दिल्ली के एनसीटी, है ना, एनसीटी और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के भी सदस्य इसमें होते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये आर्टिकल कहता है 54, अनुच्छेद 54 ये कहता है। और अनुच्छेद 52 जो कहता है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत का सदैव एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक
अकादमी पुरस्कार जीता? सही जवाब रहेगा छऊ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तपन जो कुमार पटनायक है, इन्होंने छऊ के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। छऊ जो नृत्य है एक पारंपरिक नृत्य रूप है जिसकी जो उत्पत्ति हुई है ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हुई है। देखिए ये जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा है, इनमें बेसिकली छऊ जो नृत्य है ये बेसिकली होता है, पर ये जो इन 3 राज्यों में होता है, पर ये भी इनका एक अलग अलग रूप है छऊ का भी, तो वो अलग अलग होता है, जैसे कि मयूरभंज छऊ हो गया। इस तरह से 3 अलग अलग छऊ है, तो 3 अलग अलग छऊ अलग अलग स्टेट के लिए हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और ये एक जीवंत और गतिशील नृत्य रूप है जो मार्शल आर्ट जैसे आंदोलनों और विस्तृत मुकुटों के लिए जाना जाता है छऊ नृत्य। छऊ जो शब्द है ये संस्कृत के छाया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छाया या मुखोटा। छऊ का अर्थ मुखोटा भी आपको मिल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर देश का चित्र है। तो किसका चित्र है? 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर ये जो चित्र है ये मंगलयान का है। मंगलयान हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक महात्मा गांधी श्रृंखला के जो हिस्से के रूप में 2000 का जो नया नोट है, 2000 रुपए के नोट मूल्य वर्ग में नए डिजाइन के बैंक नोट पेश कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेश किया है और नए मूल्य वर्ग के पृष्ठभाग पर मंगलयान की आकृति आपको देखने को मिलती है जो अंतग्रही अंतरिक्ष में देश के पहले उद्यम को दर्शाती है। नोट का जो मूल रंग है मैजेंटा है और नोट के अन्य डिजाइन ज्यामिति पैटर्न है जो नोट के लगभग अग्र और पश्चिम भाग दोनों पर समग्र रंग योजना के साथ संरेखित होता है, ये देखने को मिलता है। एक और चीज आप याद रखिएगा, नए नोट का जो साइज है कितना है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, क्योंकि नया नोट भी आ चुका है, आप सभी को पता ही है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बनने लगे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। देखिए नए नोट का जो साइज होता है ये 66 mm इंटू 166 mm ये होता है, ध्यान रखिएगा। आपको याद रखने में भी आसानी होगी क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छा ये डेटा है, क्योंकि 66 mm इंटू 166 mm, तो दोनों आप याद रख सकते हैं डेटा, इसमें ओनली 1 ही आपको ऐड करना है, तो आपका लिए आसानी होगी याद रखने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे या डेस अनुच्छेद थे? सही जवाब 395 हो जाएगा। मूल संविधान में आपसे पूछा गया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए भारतीय संविधान को कब भारत की संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर को 1949 को अपनाया गया था भारत की संविधान सभा के द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को है ना प्रभावी हुआ था ये। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, इसके अलावा 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखिएगा, और वर्तमान में जो है 448 अनुच्छेद, इसके अलावा 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, यह तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ये तो आपको पता ही है पॉइंट। इसके अलावा भारतीय जो संविधान है इसको लिखने में कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि संविधान दिवस कब घोषित किया गया? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया था। और यहीं से क्वेश्चंस और बनता है आपका राष्ट्रध्वज से रिलेटेड। तो भारत के राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? सबसे पहले तो ये डेट आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 22 जुलाई 1947 को, है ना, 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रध्वज है इसका जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है ये क्या है? 2:3, है ना, 2:3 इसका रेशियो है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रध्वज में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। किसने डिजाइन किया है? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया है, आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं आपको याद रखना है, क्योंकि एक एक चीज कोई सा भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा फिक्स नहीं होता है, बट ये डिटेल से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम दिल्ली पुलिस में इस बार पूछा गया, और पिछली बार ये आपका हम जो है एसएससी जीडी का पेपर आपको कवर करवा रहे हैं 2023 का, तो ये इस बार दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन बना है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को, तो हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है?
जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसके दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद जो 19 है इसके तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। अनुच्छेद 258 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। क्लियर है। और ये अनुच्छेद 20 और 21 जो मौलिक अधिकार है ये निलंबित नहीं किए जा सकते आपातकाल के दौरान। तो ये इसीलिए क्वेश्चन बनाया कि कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। 44वां जो संवैधानिक अधिनियम है इसने निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 19 को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है, ना कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। सही जवाब आपका हो जाएगा मिहिर सेन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन का आंसर रहेगा। मिहिर सेन जो है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय थे, ध्यान रखिएगा। और ये जो उपलब्धि है हासिल करने वाले पहले एशियाई भी थे। 1966 में वे एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए। तैराकी की दुनिया में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों ने उन्हें भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख या प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया था। तो मिहिर सेन के बारे में क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। कर्क जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। कौन कौन से? इसमें आपका आता है गुजरात और इन शहरों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको सिटीज या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। इन 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है भारत के। कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री, ये डिग्री है ना, 23.5 डिग्री उत्तर में पृथ्वी पर अक्षांश के समांतर है। और ये जो माही नदी है जो कि मध्य प्रदेश में धार जिले में है माही नदी। तो माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये पॉइंट आपके लिए स्पेशल जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करने लायक है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी हो जाएगा। पहली मध्य प्रदेश में जहाँ से यह राजस्थान की ओर बहती है और दूसरी गुजरात में प्रवेश करती है जहाँ पर ये दूसरी बार इसको काटती है कर्क रेखा को, माही नदी। अगला क्वेश्चन है ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? इनको गैर प्रतिदेय बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का अंतर जो होता है विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता है। अनुच्छेद 112 के तहत ये होता है। और अनुच्छेद 112 से दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आपका बना है। अनुच्छेद 112 के तहत ये होता है। क्लियर है। और यहाँ एक वार्षिक वित्तीय विवरण मुख्य बजट बेसिकली इसको बोल सकते हैं अपन। तो मुख्य बजट का दस्तावेज का गठन करता है। इसलिए बजट में राजस्व और पूंजी, बजट पूंजी और राजस्व पूंजी दोनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विजय हजारे ट्रॉफी जिसे रणजी एक दिवसीय ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है और एक वार्षिक सीमित ओवरों की घरेलू प्रतियोगिता ये है जिसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी में सभी राज्य की टीमें शामिल होती हैं। और ये टूर्नामेंट जो है 2002-2003 सीजन से शुरू किया गया था, रणजी वाला, विजय हजारे ट्रॉफी वाला। इसका नाम 20वीं सदी के महान भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इनका नाम ही क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु जो है 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली सबसे सफल टीम रही है और ये 2017-18 की कर्नाटक ने जीती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब रहेगा ऋषभ पंत को। यानी कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए भारत में
अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे बना है। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? क्वेश्चन आपसे बना है, तो कर्नाटक आपका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कर्नाटक के बाद में अगला राज्य जो है भारत में कॉफी उत्पादन का उच्चतम हिस्सा प्रदान करता है, वो कौन सा है? वो है केरल। सबसे पहले नंबर पर आता है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आता है केरल। इसके अलावा केरल जो है भारत की कुल कॉफी का लगभग 21% उत्पादन करता है, 21%। कर्नाटक और केरल दोनों मिलकर भारत में उत्पादित कुल कॉफी का लगभग 90% हिस्सा देते हैं। यानी कि कर्नाटक और केरल दोनों में ही मिलाकर कुल भारत की 90% कॉफी उत्पादन किया जाता है। बाकी 10% पूरे भारत से होता है, इन दोनों स्टेट को छोड़कर। भारत में तीसरा सबसे अधिक कॉफी उत्पादक जो राज्य है तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर यह हो जाएगा कर्नाटक, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, जो भारत में उत्पादित कुल कॉफी का 5% हिस्सा होता है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी, ये 1881 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, जनगणना किसी देश की जनसंख्या का एक आधिकारिक व्यवस्थित सर्वेक्षण होता है। जनगणना किसी देश की जनसंख्या के संबंध में सांख्यिकी डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने की एक प्रक्रिया बेसिकली होती है। इसमें जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक डेटा भी शामिल होता है। जितने भी तरह के डेटे होते हैं सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। भारत में प्रथम जो पूर्ण जनगणना हुई थी ये 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन की गई थी। ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली संपूर्ण जो जनगणना कब की गई थी, तो स्पेशली आप पॉइंट को याद रखिएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 और भारत में पूर्ण जनगणना हुई थी 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन। तो इन पॉइंट को याद रखते चलिएगा। और गाइस यहाँ पर आपको बताइए, आपकी जो एसएससी जीडी की एग्जाम है इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जीके के, और एक जो क्वेश्चन होता है ये 2 नंबर का है। तो इस हिसाब से आपके 40 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस आपको कवर करवा दी जो कि 40 नंबर के हो चुके हैं। एक पेपर में इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपके लिए ज़्यादा भी क्वेश्चंस लेकर आ सकते हैं, यानी कि एक दिन में हम आपके लिए दो जो पेपर है वो ला सकते हैं जीके के, यानी 20 क्वेश्चन तो इसके हो गए। नेक्स्ट जो पेपर उठाएंगे उसके भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे डिटेल के साथ में। क्लियर है? और गाइज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो डेटा है थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं मिल पा रहा है आपको, थोड़ा सा फ़ॉन्ट का इश्यूज़ हो रहा है, कम छोटे अक्षर आपके सामने आ रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें जो सारा का सारा डेटा है ये एक अलग से टाइप हम करवा लेंगे, तो ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और एक्स्ट्रा डिटेल भी सारी उसमें ही हम आपको डलवा देंगे ताकि आप अच्छे से रिवीजन उसका कर पाए। क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं तो इसमें आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अनुच्छेद 112 वगैरह, ये माही नदी धार से निकलती है, 2 बार करके रेखा को काटती है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं आप अगर रिवीजन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसकी वजह से हम सारा आपको टाइपिंग करवा के और दे देंगे PDF के फॉर्मेट में। क्लियर है? ताकि आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिल जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप सभी की रिस्पॉन्स की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर गाइस? इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। PDF के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। हमारी एप्लीकेशन भी है जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF आपको दे दी जाएगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।